नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 9 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों को शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ऊर्जा विभाग को सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में 24 घंटे आबाधित बिजली होनी चाहिए और उसी संकल्प के साथ आगे का कार्य किया जाना चाहिए। रोस्टर के मुताबिक सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जाए और यूपीपीसीएल की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के काम में तेजी लाई जाए, सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शंस दिए जाए। इसी के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है, सीएम ने कहा है। और समय से बिजली बिल का भुगतान भी जरूरी है। गर्मी में बेवजह बिजली की कटौती ना हो, सीएम दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बिजली खरीदने की भी व्यवस्था की जाए और बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। कोयले की उपलब्धता सतत बनाए रखी जाए। बिजली तारों के भूमिगत करने के काम में तेजी की जरूरत है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में अब आमजन को इस बिजली कटौती की समस्या से जूझना न पड़े। ऊर्जा विभाग को सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में 24 घंटे अबाधित बिजली की आपूर्ति की जाए और यही संकल्प लिया जाए, सीएम की तरफ से कहा गया है। और पहले से जो तय रोस्टर है उसके मुताबिक सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जाए, सीएम कहते नजर आए हैं। इसी के साथ साथ सीएम ने यह भी कहा कि यूपीपीसीएल की तरफ से अगर कोई लापरवाही होती है तो वो स्वीकार्य नहीं होगी। स्मार्ट मीटर जो लगाए जाने थे उनके काम में अब तेजी आनी चाहिए। सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन लग जाने चाहिए। ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है, सीएम कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि समय से बिजली का भी भुगतान होना जरूरी है। गर्मी की वजह से और गर्मी में बेवजह बिजली की कटौती इस बार ना हो और अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की भी व्यवस्था की जाए। बिजली चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कोयले की उपलब्धता सतत बनाए रखी जाए। योगी सरकार 2.0 का 1 महीना पूरा हो चुका है। वहीं प्रदेश में मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि 1 महीने में ही सरकार ने यह दिखा दिया कि अगले 5 साल में किस तरह से वो काम करने वाली है। देश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल इस समय हमारे साथ हैं। 1 महीना हुआ योगी सरकार को, किस संदर्भ में और कैसे देखते हैं योगी शासनकाल जो पार्ट 2 है, ये 1 महीना पहले 5 साल से कितना अलग समझते हैं नितिन जी? देखिए, पार्ट 2 योगी पार्ट 1 इतना प्रभावशाली था, उसी के कारण उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों बाद कोई सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत की लौटी है। आप इससे ही समझ सकते हैं कि पार्ट 1 का जो ट्रेलर था वो ट्रेलर से उत्तर प्रदेश के आम जन में भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की सरकार के प्रति कितना विश्वास पैदा हुआ था। ये पार्ट 2 है। ये स्वाभाविक तौर पे जो पार्ट 1 की परफॉर्मेंस थी, पार्ट 2 की परफॉर्मेंस उससे बढ़कर ही आएगी, बेहतर ही होगी। और योगी जी का स्पष्ट मत है कि हमें टारगेट बेस्ड काम करना है। हमें अपने 5 साल के टारगेट बनाने हैं, 6 महीने का टारगेट बनाना है, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का टारगेट बनाना है और उन टारगेट्स को अचीव कैसे करना है इसकी कार्य योजना बनानी है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। 2017 और 18 से अब तक 699 बाढ़ परियोजनाएं पूरी की गई हैं। 225 परियोजनाओं में से 216 पर कार्य शुरू हुआ है। बालू सिल्ट की नीलामी में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए, सीएम योगी की तरफ से ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। 15 जून तक बाढ़ नियंत्रण से संबंधित काम पूरे हो, सीएम ने कहा है। और विभाग के हर स्तर के अधिकारी फील्ड में उतरे, तटबंधों की मरम्मत की जाए और शीर्ष प्राथमिकता पर उसको रखा जाए। किसी भी विभाग में माफिया अथवा उससे जुड़े लोगों की फर्मों से काम ना करवाया जाए, सख्त निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। 2017 और 18 से अब तक करीबन 699 बाढ़ परियोजनाएं जो है वो पूरी की गई हैं। 225 परियोजनाओं में 216 पर कार्य शुरू किया गया है और बालू सिल्ट की नीलामी में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए, सीएम ने निर्देश दिए।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दिया है। कहा है कि एक देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए। यानी कि ये तो साफ है कि उत्तराखंड की तर्ज पर अब यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आहट होने लगी है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद पूरे यूपी में सियासी पारा भी बढ़ गया है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में आने के साथ ही माफियाओं पर एक्शन भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बाहुबली मुख्तार अंसारी सरकार के रडार पर है और मुख्तार पर सरकार ने कैसे शिकंजा कसना शुरू किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। योगी सरकार 2.0 ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नाजायज तरीके से पैसे कमाकर बनाए गए साम्राज्य को खाक में मिलने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इस बीच ईडी ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुख्तार की अवैध संपत्ति का ब्यौरा मांगा, जिसके बाद एलडीए ने मुख्तार से जुड़े दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। ईडी ने उनके परिवार के व्यक्तियों के लोगों के नाम जो संपत्तियां हैं उनसे संबंधित अभिलेखों को चाहा है और उसी के संबंध में छानबीन की जा रही है और प्राधिकरण के पास जो भी उपलब्ध अभिलेख होंगे उसके आधार पर शीघ्र ही आख्या वहां पर भेजी जाएगी। इधर दूसरी तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी ये साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी समेत सभी नामी माफियाओं की अवैध संपत्ति की पहचान की जा रही है। अतिक्रमण की बात है, अवैध निर्माण की बात है, नक्शे के बियॉन्ड जाके बनाने की बात है। ये चीज़ें जो संबंधित या तो अथॉरिटीज़ देख रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, और वो अगर ध्वस्तीकरण के लिए जाते हैं तो आवश्यक पुलिस बल अवश्य उनको प्रदान किया जाता है। गाजीपुर, मऊ, बाराबंकी और लखनऊ में मुख्तार ने जो अवैध संपत्ति इकट्ठा की, उनकी पहचान करने में प्रशासन ने तेजी ला दी है। लखनऊ में मुख्तार के परिवार के नाम करोड़ों की कीमत की करीब 20 संपत्तियों की पहचान हुई है, जिनमें से एक हुसैनगंज पेट्रोल पंप भी है। ये हुसैनगंज, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मुख्य सड़क है हजरतगंज से इस तरफ, जिस तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं चारबाग जाता है, मतलब उसके बगल की ये ज़मीन लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों की है। और ये ज़मीन मुख्तार अंसारी के नाम पर कब्जा की हुई है। ईडी के चिट्ठी ने एलडीए को जो लिखा है उसमें मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अगर कोई जगह, जमीन, प्लॉट, घर लिए गए हैं तो उसे खंगालने का आदेश दिया है। इतना तो साफ है कि बाहुबली मुख्तार पर सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गोरख धंधे से इकट्ठा की गई मुख्तार की अवैध संपत्ति की पहचान की जा रही है और अवैध रूप से तैयार मुख्तार के साम्राज्य का पर्दाफाश किया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण भी वो लिस्ट बना रहा है जिसमें मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के अकूत और अवैध संपत्तियों का ब्यौरा निकाला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। तो वहीं सीतापुर में कुख्यात अपराधी मुजीब अहमद की एक 3 करोड़ 3 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। अपराधी पर अवैध वसूली, सरकारी जमीनों पर कब्जा सहित कई मामले दर्ज है। महोली कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर की संपत्ति पर शिकंजा कसा है। जनपद सीतापुर में जिलाधिकारी सीतापुर महोदय के निर्देश के अनुक्रम में कुख्यात माफिया मुजीब अहमद की संपत्ति को जब्त किया गया है। मुजीब अहमद मूल रूप से महोली का रहने वाला है, वर्तमान में थाना कोतवाली के बटगंज मोहल्ले में रहता है। ये हमारे यहाँ से पूर्व में चिन्हित माफिया है जिसकी चल संपत्ति की कुर्की हम लोगों ने विगत वर्ष कराई थी और इस पर डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई कराया गया था। वर्तमान में इसकी जो अचल संपत्ति है उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपए है। उसकी जब्त कार्रवाई आज हम लोगों ने संपन्न किया है।
उन्नाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिक्षण सामग्री में अनियमितता भुगतान करने के आरोप में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लेखा अधिकारी को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि आवासीय विद्यालयों में बेटियों को स्टेशनरी से लेकर खाने की सुविधा केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। साल 2021 में विद्यालय में करोड़ों की मेडिकल केयर और स्टेशनरी का सामान खरीदा गया था, जिसमें वित्त एवं लेखाधिकारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने आपूर्तिकर्ता फर्म को अनियमित तौर पर भुगतान किया था। मामला सामने आने पर डीएम रविंद्र कुमार ने 4 जून 2022 को शासन को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी, जिसमें अनियमितता पाए जाने के बाद आरोपी अखिलेश कुमार मिश्रा पर कार्रवाई की गई। रिपोर्ट भेजी गई थी शासन में, जो सहायक लेखाधिकारी थे जो यहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लेखा का कार्य देख रहे थे, तो कुछ कमियां पाई गई थी, भेजी गई थी रिपोर्ट। उसी के क्रम में परियोजना निदेशक जो सर्व शिक्षा अभियान है मैडम ने उनको यहाँ से कार्यमुक्त करते हुए उनके मूल विभाग में वापस कर दिया है। वो निर्देश मिल गया है और निर्देश दिया गया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्यभार देकर तत्काल कार्यमुक्त। वहीं शाहजहांपुर में वीएचपी और बजरंग दल के पैदल मार्च के ऐलान के साथ ही हंगामा मच गया है। वीएचपी और बजरंग दल का ये पैदल मार्च एक धार्मिक स्थल को गिराने की मांग पर था, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल शाहजहांपुर में क्या हालात है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शाहजहांपुर के सदर बाजार में वीएचपी और बजरंग दल के पैदल मार्च के ऐलान के साथ ही हड़कंप मच गया। पैदल मार्च का ऐलान करने वाले वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने एक धार्मिक स्थल को गिराने की मांग की, जिनका दावा है कि धार्मिक स्थल को अवैध रूप से तैयार किया गया है और कोर्ट पहले ही परिसर को गिराने के आदेश दे चुका है। आज हमारा यहाँ का प्रशासन माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करा पा रहा है, इसलिए हम लोगों ने मुंह पर पट्टिका बांध करके और ये मौन जुलूस निकालने का प्रयास किया। इसमें प्रशासन ने काफी सहयोग किया। माननीय सिविल जज सी डिवीजन का आदेश है, जिसमें कि जो अतिक्रमण है, जहाँ पर हिंदुओं का कुआं बारा हुआ करता था, उस कुआं को बंद कर दिया गया। अवैध रूप से उसमें मस्जिद खड़ी कर दी गई है, उसको वहाँ से तत्काल हटाया जाए अतिक्रमण को और कुआं को खाली कराया जाए। वीएचपी और बजरंग दल के इस ऐलान के साथ ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में धार्मिक स्थल के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया और आखिरकार कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही हालात को शांत किया जा सका। पुलिस की मुस्तैदी के चलते ही एक बड़ी घटना होने से टल गई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अभी भी धार्मिक स्थल को गिराने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिनका दावा है कि धार्मिक स्थल को अतिक्रमण करके बनाया गया है और उस पर एक्शन होना जरूरी है। शाहजहांपुर से रामविलास और लखनऊ से अनिल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए सूबे के कई जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। संत कबीर नगर और जालौन से ये तस्वीरें सामने आई है। संत कबीर नगर में एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। पैदल मार्च निकालते हुए यहाँ पर वो नजर आए हैं। जालौन में भी पुलिस ने देर शाम सड़कों पर निकलकर पैदल मार्च किया है। आगरा पुलिस लाइन ग्राउंड में मॉक ड्रिल हुई है, जिसमें पुलिस और बलवाई आमने सामने दिखाई दिए। पुलिस ने बलवाइयों को रोका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और बलवाई एक दूसरे का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। एसएसपी की मौजूदगी में ये मॉक ड्रिल हुई। एसएसपी ने कहा, पुलिस हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। वहीं सहारनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रेलवे को ट्रेन में बम होने की सूचना मिली है। सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में धमाके की सूचना मिली है रेलवे को। तो किसी भी ट्रेन में धमाका हो सकता है, ये सूचना दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अपराधियों
अधिकारियों में अब हड़कंप मच गया है। दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली ट्रेनों की जांच हो रही है। सभी ट्रेनों को बारीकी से अब पुलिस खंगाल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको सहारनपुर से, जहां पर रेलवे को यह जानकारी मिली है कि ट्रेन में बम हो सकता है और किसी भी ट्रेन में यह धमाका हो सकता है। फिलहाल कार्रवाई लगातार जारी है, जांच लगातार जारी है। सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में धमाके की सूचना मिली है और किसी भी ट्रेन में धमाका हो सकता है, ये सूचना मिली है। तो सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों में अब हड़कंप मच गया है। दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली सभी ट्रेनों की जांच की जा रही है। सभी ट्रेनों को बारीकी से खंगाला जा रहा है और पुलिस लगातार रेलवे स्टेशन पर मुस्तैद है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सहारनपुर से बड़ी जानकारी है, जहां रेलवे को यह सूचना मिली है कि सहारनपुर से दिल्ली आने वाली किसी भी ट्रेन में बम हो सकता है, धमाका हो सकता है, जिसको लेकर अब पुलिस लगातार हर एक ट्रेन को खंगाल रही है। बारीकी से जांच की जा रही है। ये अपडेट मिली है कि सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली किसी भी ट्रेन में बम हो सकता है, तो धमाका हो सकता है, उसको लेकर अब लगातार जांच जारी है। सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, लेकिन पुलिस लगातार अब ट्रेनों को खंगालती हुई नजर आ रही है, बारीकी से जांच करती नजर आ रही है। दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली ट्रेनों की जांच हो रही है। सभी ट्रेनों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। तो सहारनपुर से बड़ी जानकारी है, जहां रेलवे को सूचना मिली कि सहारनपुर से दिल्ली आने वाली किसी भी ट्रेन में बम हो सकता है, जिसको लेकर अब हर ट्रेन को खंगाला जा रहा है और बारीकी से जांच की जा रही है। सहारनपुर में संदिग्धों की तलाशी के लिए सहारनपुर जंक्शन पर एसपी सिटी राजेश कुमार ने, राजकीय रेलवे पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की ही है। एसपी सिटी ने शताब्दी सहित दूसरे ट्रेनों में चेकिंग की है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन और संदिग्ध लोगों की भी तलाशी ली है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। सहारनपुर में संदिग्धों की तलाश के लिए सहारनपुर जंक्शन पर एसपी सिटी राजेश कुमार ने, राजकीय रेलवे पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी सिटी ने शताब्दी सहित दूसरी ट्रेन जो है उनमें भी चेकिंग की है। पुलिस रेलवे स्टेशन और संदिग्ध लोगों की तलाशी ली है। तो जो सघन अभियान चलाया जा रहा है चेकिंग का, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पुलिस ने किस तरह से मुस्तैदी है। सहारनपुर में संदिग्धों की तलाश को लेकर ही सहारनपुर जंक्शन पर एसपी सिटी राजेश कुमार ने, राजकीय रेलवे पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान ये चलाया है, जिसमें एसपी सिटी ने शताब्दी सहित बाकी के और ट्रेन में भी चेकिंग की है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही ये तस्वीरें सामने आई है। सहारनपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर संदिग्धों की तलाश के लिए सहारनपुर जंक्शन पर एसपी सिटी राजेश कुमार ने, राजकीय रेलवे पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास कपिल हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी आपको देंगे। विकास, सहारनपुर में संदिग्धों की तलाश को लेकर सहारनपुर जंक्शन पर ये जांच अभियान जो चलाया गया, क्या अपडेट है इससे जुड़ी आपके पास? देखिए, रेलवे को एक खुफिया इनपुट मिला था कि कुछ लोग जो हैं वो सहारनपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद रेलवे ने जो पुलिस है, जीआरपी पुलिस के साथ रेलवे पुलिस फोर्स के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है उनको भी अलर्ट पर कर दिया। और जिसके बाद जितनी भी दिल्ली की तरफ जो जाने और आने वाली ट्रेनें थी, सब पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। लगातार अभी भी जो अधिकारी हैं वो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर ही हैं। मैं खुद इस वक्त रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी संदिग्ध जो लोग हैं उनको बारीकी से यहाँ पर तलाश किया जा रहा है। ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार सहारनपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकियां यहाँ पर मिल चुकी हैं, लेकिन इस बार जो इनपुट आया है वो रेलवे के पास खुद पहुंचा था और रेलवे को मिली थी। और कब से ये चेकिंग अभियान जारी है? पुलिस के हाथ के अभी तक कुछ लग पाया है? चलिए,
बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। सभी ट्रेनों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। अप्रैल महीने में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो एक दिन में लगभग 100 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने फायर स्टेशन जाकर जाना कि आखिर आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम कैसे काम करती है। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में हर रोज इस समय 60 से 70 जगहों से फोन फायर स्टेशन पे आ रहे हैं कि वहां पे आग लग गई है। और आग लगने की सूचना मिलने के बाद जो फायर स्टेशन पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कितनी जल्दी रिस्पांस करते हैं और किस तरह से काम यहां से होता है, कर्मचारियों की संख्या कितनी है और जिस हिसाब से हर रोज आग लग रही है, तमाम खेत और गाँव में लोग परेशान हो रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर क्या व्यवस्था है बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। लेकिन पहले हम जानते हैं कि ये जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है, क्योंकि हर कोई जो आग लगने की सूचना है वो जब फ़ोन करता है कंट्रोल रूम में, तो यहाँ पे देखिए तमाम फ़ोन रखे हुए हैं, तमाम यहाँ पे एक सिस्टम रखे हुए हैं और इस सिस्टम पे जब फ़ोन आता है तो उसके बाद काम कैसे होता है ये यहाँ पे जानते हैं। देखिए एक फ़ोन अभी आया है, यहाँ पे आग लगने की सूचना अभी यहाँ पे मिल रही है और ये लोकेशन अभी इन्होंने बताया है कि पिपराइच का लोकेशन है। अब इसके बाद से आग लगने की सूचना मिलने के बाद से जो कर्मचारी है वो कैसे काम करेंगे और किस तरह से पूरा विभाग काम करता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो आग लगने की सूचना है उसके बाद यहाँ देखिए सबसे पहले एक सायरन का यहाँ पे एक बटन है और इस सायरन के बटन को बजाया गया है और तत्काल जो कर्मचारी हैं वो अब बाहर जा रहे हैं। इसमें देखिए एक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ पे बस निकल रही है और पिपराइच इलाके में आग लगने की सूचना मिली है। जो जवान है किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो खाना खा रहे हो, बैठे हो, अगर सूचना मिल गई तो उनको उसी हालत में निकलना है और तत्काल मौके पे पहुंचना है। जो रिस्पांस टाइम है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर वो जल्दी नहीं निकले तो आग लगने की सूचना मिलने के बाद अगर वो लेट से पहुंचेंगे तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें लोगों को महसूस होंगी। और ये जो कर्मचारी है वो देखिए तुरंत अभी 1 मिनट के अंदर ही सूचना मिलने के बाद से अब यहाँ से फायर स्टेशन से निकल चुके हैं। सिस्टम ये अगर हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण होता है, संवेदनशील होता है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी 24 आवर यहाँ पे अलर्ट मोड में रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे डीके सिंह साहब हैं जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं, इन्हीं से समझते हैं। सर, अगर हम विभाग की बात करें तो 24 घंटे आपको सतर्क रहना होता है, जागना पड़ता है एक तरीके से रात में, क्योंकि फ़ोन कभी भी आ सकता है। किस तरह से टीम काम करती है हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल रूम के जरिए अगर आप हमें समझा पाए कैसे यहाँ पे लोग काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं? ये हमारा कंट्रोल रूम है और यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी रहती है। यहाँ पे 2 व्यक्ति 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं सूचनाएं नोट करने के लिए। सूचनाएं मिलने के लिए हमारे पास कई संसाधन हैं और सूचनाएं जैसे नोट होती हैं यहाँ से एक पर्चा बनता है और पर्चा उसको दिया जाता है लोकेशन पे और यहाँ सायरन बजता है। जैसे सायरन बजेगा जो जिस स्थिति में होता है फायर सर्विस में उसी हाल में आके भाग के गाड़ी के पास आता है। गांव में खेतों में लोग खुद आग लगाते हैं डंठल जलाने के लिए और जब आग विकराल हो जाती है, गांव की सीमा के अंदर पहुंच जाती है, लोगों के घर जलते हैं, तो लोगों का जो आक्रोश है, जो फायर टेंडर्स पहुंचते हैं उनके ऊपर गुजरता है। तो फायर टेंडर्स हमारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन सहयोग आपको भी करना होगा। चलिए, खबर 9 बजे में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।